92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अकबर कादरी की लिखी कहानी दादा कॉमरेड। चेत चारू भगत सिंह वी शैल फाइट वी शैल विन। चेत चारू भगत सिंह वी शैल फाइट वी शैल विन। कैंपस में घुसते ही ये नारे कानों में पड़े। गर्दन घुमा के देखा तो हाथों में कुछ पोस्टर बैनर थामे छात्रों का एक रेला निकल गया और उस रेले में सबसे पीछे थे दादा कॉमरेड। सब उनको इसी नाम से जानते थे। मुझे भी उनका असली नाम 2 साल के बाद पता चला था जब दादा ने यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में प्रेसिडेंट पद के लिए अपना पर्चा दाखिल किया था, सुनील सिंह। मैंने आवाज लगाई, शायद शोर में उन्होंने सुनी नहीं। वो जुलूस के साथ निकल गए थे। आज 12 साल बाद कैंपस आया तो अपने आप को अजनबी महसूस कर रहा था मैं, और उस बदलाव को जो यूनिवर्सिटी के बाहर की दुनिया ने मेरे ऊपर डाल दिए थे। नहीं बदले थे तो दादा कॉमरेड। आज इतने सालों बाद उनको देखा, वैसा ही जुनून, वही आवाज, हाँ, चेहरे पे उम्र थोड़ी सी उतर आई थी। कैंपस में घुसते ही दाईं तरफ बने गंगा ढाबे की तरफ निगाह डाली तो लगा वहां पड़े पत्थर मुझको बैठने के लिए अपने आप ही बुलाने लगे। कितना अजीब लगता है कि आप उस जगह अजनबी बन जाएं जहां हर चेहरा एक हाय हेलो कह के गुजरता हो, डिपार्टमेंट के चपरासी से लेके हर कैंटीन का वेटर आपसे परिचित हो। आज उसी जगह निगाहें किसी अपने को तलाश रही थीं। अब तक दादा कॉमरेड के अलावा कोई भी परिचित चेहरा नहीं दिखा था। कैंटीन की तरफ एक उम्मीद से आगे बढ़ रहा था कि शायद यहीं वो कैंटीन वाले बबलू भैया की शक्ल दिख जाए, पर वो नहीं दिखे। मैंने वहीं काउंटर पे मौजूद एक जने से कहा, एक चाय देना। उसने बड़े से स्टील के कंटेनर से चाय भर के मुझे दे दी। मैंने पूछा, बबलू भैया के पास था ना पहले इस ढाबे का ठेका? अब भी है, वो अभी कमरे तक गए। ढाबे पे खड़े उस लड़के के जवाब से ऐसा लगा जैसे मुझको कोई पहचान मिल गई हो। कब तक आएंगे? बस आते ही होंगे। मैं वापस आके उस बड़े से पत्थर पे बैठ गया जहां मैं अक्सर बैठा करता था। चाय पीते पीते आसपास की दुनिया पे नजर डाली। ऐसा लगा जैसे समय कभी बदला ही न हो। दीवारों पे दुनिया के तमाम क्रांतिकारियों के हाथ से बनी तस्वीरें और नारे अब भी जिंदा थे, भले ही अब किताबों और हमारी निजी जिंदगी से बहुत दूर हो गए हों। दाईं तरफ वाले हॉस्टल की दीवार पे लाल स्याही से बनी चे की तस्वीर मुझे ही घूर रही थी। उसके बाएं तरफ फांसी के फंदे के बीच दिखती भगत सिंह की तस्वीर के नीचे लिखा था, हम अमन चाहते हैं हर जंग के खिलाफ, पर जंग लाजमी है तो ये जंग ही सही। ये सब देख के एक पल को लगा कि वहां उस दीवार के पास उस सीढ़ी को पकड़े मैं ही तो खड़ा हूं, हाथ में कलई और रंग लिए, और दादा कॉमरेड सीढ़ी पे चढ़े हुए ये नारे लिख रहे हैं। एक मैं था जो पत्थर पे बैठ के चाय पी रहा था, और एक मैं और भी था जो दादा कॉमरेड के लिए सीढ़ी पकड़े खड़ा था। पर सच ये था कि आज मैं इन दोनों के बीच था कहीं। अभी अपने आप की खोज और आगे बढ़ पाती कि पीछे से आवाज आई, अरे अजय तुम? कैंटीन वाले बबलू भैया थे। मैंने आगे बढ़ के उनको गले से लगा लिया। कॉलेज से लेके अब तक शायद पहली बार मैंने उनको गले लगाया था। कभी कभी बहुत दूर के रिश्ते बहुत दूरियों के बाद बहुत अपने से लगते हैं ना। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी दादा कॉमरेड। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पूरे 12 साल बाद अपने कैंपस लौटे अजय को कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं मिल रहा था सिवाय दादा कॉमरेड के।
लेकिन फिर कैंटीन वाले बबलू भैया को देख के उसने उनको गले लगा लिया था। अब आगे। पैसे तो नहीं दिए? बबलू भैया ने पूछा। मैंने बहुत मना किया, फिर भी बबलू भैया ने चाय के पैसे वापस कर दिए। क्या भैया, जब हमारे पास पैसे नहीं रहते थे तब आप उधारी मांगते रहते थे, और अब हैं तो ले नहीं रहे हो। अरे छोड़ो ना, तुम सुनाओ, इतने सालों बाद अचानक से कैंपस की याद कैसे आ गई? तुम तो बंबई में थे ना? बंबई नहीं, मुंबई में। अब भी वही हूं, काम के सिलसिले में आना हुआ है। मैं जिस फिल्म में प्रोडक्शन का काम देख रहा हूं उसी की लोकेशन के लिए। बबलू भैया से बातचीत करने पे पता चला कि एक दो लोगों को छोड़ के पुराना तो अब कोई नहीं आता यहां। सब अपने काम धंधों में मशगूल हैं। मैंने उनसे पूछा, पर मैंने दादा कॉमरेड को तो देखा है अभी। उनका नाम आते ही बबलू थोड़ा उदास हो गया। बोला, आपको शायद पता नहीं, दादा भाई अब वो दादा नहीं बचे। मतलब? कोई 3-4 साल हो गए। दिमाग ठीक नहीं है उनका, बस यहां वहां डोलते रहते हैं। मैं पत्थर पे बैठा पत्थर बन गया। बोल नहीं फूट रहे थे जुबान से। मुझे वो पल याद आ गए जब मेरा दाखिला विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन के लिए हुआ ही था। मेरे सीनियर्स के लिए भी वो दादा थे, मेरे लिए भी दादा, और आज भी वो दादा ही हैं। उसूलों के पक्के सोशल साइंस में पीएचडी दादा कॉमरेड हर उस छोटी बड़ी बात पे भिड़ जाते जहां उनके उसूल मेल नहीं खाते थे। मेरी मुलाकात उनसे उनके कमरे में हुई थी जब हम एनुअल फंक्शन में होने वाले ड्रामे की स्क्रिप्ट उनको दिखाने के लिए ले गए थे। अपने 10x8 के छोटे से कमरे में दादा कॉमरेड सफेद कुर्ते पायजामे में बैठे थे। कमरे की लाल ईंटों की दीवारों पे हाथ से लिखी हुई लाइनें मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद हैं। सबकी हाँ में हाँ मैं करता नहीं हूं, इसलिए मैं आदमी अच्छा नहीं हूं। लोग मुझसे इसलिए कटने लगे हैं, तयशुदा रस्तों पे मैं चलता नहीं हूं। प्रोग्राम के पूरे एजेंडे को लेके बहुत देर तक बातचीत होती रही थी। दादा स्याही वाले कलम से, जो केवल उन्हीं के हाथों से चलता था, एक लिस्ट बनाते जाते। तो पहले सभी क्रांतिकारियों की तस्वीरों पे फूल अर्पण होंगे, फिर जनवादी गीत, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस के कुछ लेख भी पढ़े जा सकते हैं। एक एक करके दादा ने सारे कार्यक्रम गिनवा दिए थे, और कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई तो खुद खड़े होकर डफली थाम ली थी और गाना गाना शुरू कर दिया था। ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बिन लड़े कुछ भी नहीं मिलता यहां ये जानकर, बिन लड़े कुछ भी नहीं मिलता यहां ये जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। यादों में बजता ये गाना कानों में आई तेज डीजे पे बजती एक धुन से फीका पड़ गया। मैं यादों से वापस उस ढाबे के पत्थर पे आ गया। कैंपस में डीजे की आवाज सुन के मैं थोड़ा सा हैरान रह गया था। यकीन नहीं हो रहा था कि बदलाव यहां भी अपने पैर जमाने लगा है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी दादा कॉमरेड। इस कहानी में अब तक आपने सुना, बबलू भैया ने अजय को बताया था कि दादा कॉमरेड की दिमागी हालत अब ठीक नहीं है। अपने दादा की हालत सुन के उसको बहुत बुरा लगा था, और वो दिन याद आ गए थे जब वो दादा से पहली बार मिला था और वो उनसे प्रभावित हो गया था। अब आगे। डीजे पे किसी गाने की तेज धुन बज रही थी। मेरा मन कांप गया था। मैंने पास बैठे बबलू भैया से पूछा, यह आवाज? बबलू भैया थोड़ा सा हिचकिचाए, फिर बोले, हाँ, आज हॉस्टल में फेयरवेल पार्टी है ना। इतना सुनते ही मुझको फिर से दादा कॉमरेड की भविष्यवाणी याद आ गई, जब हम लोगों ने पार्टी में फिल्मी गीत बजा दिए थे और दादा दौड़ते हुए आए थे। ये क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? अगर यहां भी वही सब होने लगा तो बचेगा क्या? किसी की पर्सनल पार्टी होती तो समझ जाता, पर डिपार्टमेंट की पार्टी यहां के तरीकों से होगी। और दादा कॉमरेड ने ढोलक संभाल ली थी। कभी झबुआ के आदिवासियों के गीत गाते तो कभी कबीर के। सब मस्त हो गए थे।
दादा का कहना था कि जब तक हम अपने देश के लोगों की बात नहीं समझेंगे तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। कम से कम यूनिवर्सिटी की विरासत तो बचा के चलो। जिस दिन यहां विचारों की जगह इन फिल्मी गीतों ने ले ली, यहां की आत्मा भी जाती रहेगी। और आज दादा की बात सच लग रही थी। बबलू भैया ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोले, अब वो वाली बात नहीं रही भाई। मैंने चाय खत्म की। मन कर रहा था कि दादा कॉमरेड से मिलाऊं, पर वो तो धरने में शामिल थे। धरने के बीच से उठ के वो कभी कहीं नहीं जाते थे, ये मैं जानता था। घर घर करके मोबाइल बजने लगा। फिल्म प्रोडक्शन से फोन था। हाँ अजय, कुछ मिला काम का? हाँ सर, काफी लोकेशन है जैसी हम चाहते हैं, तो फटाफट फोटो खींच के भेज दो, हम एडमिन से बात कर लेते हैं। ठीक है सर। ये कहते हुए मैंने अपना कैमरा संभाला और वहां से चल दिया। कई एकड़ में फैला एक कैंपस बहुत विविधताओं को संजोए हुए है। बड़े बड़े डिपार्टमेंट और उनके बीच कई छोटे छोटे जंगल। ओपन थिएटर तो जैसे एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। मैं घूमते हुए ये उम्मीद लगा रहा था कि शायद कोई पुराना चेहरा दिख जाए जो मुझको पहचान ले। मुंबई की भीड़ भरी सड़कों से निकल के आज मुझको बहुत अच्छा लग रहा था। आसपास हरियाली और खाली पड़ी सड़कें। कभी मैं अपने दोस्तों के साथ अक्सर टहलने आ जाया करता था और घंटों अलग अलग बिंदुओं पर चर्चाएं हुआ करती थीं। देश में होने वाली हर एक चीज पे यहाँ विद्यार्थी कितनी पैनी नजर रखते हैं, इस बात का अंदाजा मुझको तब हुआ था जब संसद में पास होने वाले बजट की प्रतियां हमको मिली थीं और उनको पढ़ने को कहा गया था। ये पुरानी बातें सोचते हुए मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की ओर निकल गया। रास्ते में बस स्टैंड के पास बंद पड़े कॉफी के स्टॉल पे नजर पड़ी। कितनी लड़ाई लड़ी थी दादा कॉमरेड ने इसको बंद करवाने के लिए। मुझे वो दिन याद आ गए। शाम का वक्त था। मैं अपने हॉस्टल के कमरे में एक किताब सीने पर रखे ऊँग रहा था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया था। मैंने खोला। एक नौजवान ने एक पर्चा हाथ में थमाते हुए कहा था, पढ़ के वापस कर दो, आगे भी देना है। एक ₹8 का वो जो पर्चा जो हाथों से लिखा होता था, पढ़ के आगे बढ़ाया जाता था। ज़ेरॉक्स तक के पैसे नहीं होते थे। लेकिन राजनीति पैसों से नहीं, विचारों से चलती है, ऐसा मानते थे वो लोग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी दादा कॉमरेड। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कैंपस में बजते फिल्मी गानों को सुन के अजय को दादा कॉमरेड की नसीहत याद आ गई कि ये विचारों की यूनिवर्सिटी है, यहाँ विचार ही रहने चाहिए, चाहे फिर वो गाने ही क्यों न हो। और आज ये विचार पिछड़ते जा रहे थे। अब आगे मैं फोटो लोकेशन के लिए खींच रहा था ताकि मुंबई भेज सकूं, पर मेरा मन उस कागज को पढ़ने लगा था जो कई बरस पहले उस शाम मेरे हॉस्टल के कमरे में एक युवा दे गया था। उसमें लिखा था, दोस्तों, साथियों, कल कैंपस के अंदर एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है जिसमें यूनिवर्सिटी की तकरीबन 30 अलग अलग जगहों पर नए टी स्टॉल खोले जाने हैं और ये स्टॉल एक विदेशी कंपनी फाइन कॉफी को दे दिए गए हैं। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि अगर ये स्टॉल ठीक ढंग से चलते हैं तो धीरे धीरे मौजूदा ढाबे हटाकर इसी कंपनी को फूड सेंटर खोलने दिए जाएंगे। यह बिल निहायत ही गलत है और गरीबों के हाथ से रोजगार छीनने की एक साजिश है। आज रात हम धरना देने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आप भी हमारा साथ देने जरूर पहुंचेंगे। सुनील सिंह, दादा कॉमरेड। कच्चे पक्के मन से मैं एडमिन ब्लॉक पहुंच गया था जहां धरना होना था। बहुत भीड़ थी और दादा कॉमरेड मंच पे कुछ अनजान लोगों के साथ खड़े थे। मैंने इन लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। मैं दादा के पास पहुंच गया। वो बोले, लो अजय, जरा इन लोगों से बातचीत करके इनकी डिटेल ले लो। मेरा कागज कहीं गुम हो गया। मैंने बातचीत शुरू की थी उन लोगों से। जी, आपका नाम? राम सेवक। यहाँ फ्लाईओवर के नीचे चाय की रेहड़ी लगाते हैं, पर रेहड़ी लगाने का लाइसेंस नहीं है ना भैया। कमाई का आधा तो पुलिस ले जाता है। अगर यहाँ जगह मिल गई तो बहुत कृपा हो जाए भैया। हमारा नाम जानकी देवी है। हम जो अस्पताल के बाहर दुकान लगाए थे ना, तब से जानते हैं दादा हमें। बहुआ से रोड निकल गई ना, तब से हमारा कोई ठिकाना नहीं है। सच बता रहे हैं बेटा, हम 2 रुपया में बहुत बढ़िया चाय देंगे। एक के बाद एक तकरीबन 20-25 लोगों का नाम पता दर्ज कर लिया था मैंने।
न जाने दादा कहां से इन लोगों को इकट्ठा कर लाए थे। मजबूरी और आस दोनों इन लोगों के चेहरों पे देखी जा सकती थी। दादा मांग रख रहे थे कि ये स्टॉल इन्हीं लोगों को दे दिए जाएं। और वो वक्त आ गया जब दादा ने मंच से बोलना शुरू किया। मैं किसी भी विदेशी या देशी बड़ी कंपनी का विरोधी नहीं हूं, पर हर उस बात का विरोध करता हूं जो सामाजिक पैमाने पर ठीक नहीं है। क्या कैंपस में खुले ये मौजूदा ढाबे हमको अच्छा खाना नहीं देते? देते हैं। क्या इनकी चाय पी के कोई बीमार पड़ गया है? नहीं। फिर अचानक ये बड़ी कंपनी क्यों लगाएगी अपने स्टॉल? ये स्टॉल हमारे कैंपस के बाहर मौजूद सड़कों और शहर की गलियों के उन छोटे छोटे लोगों को क्यों नहीं दे देते जिनके पास जमीन नहीं है? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या ये फैंसी टी स्टॉल हमारे स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ने पे उनको उधार दे सकते हैं? क्या इनके रेट इन ढाबों से ज्यादा नहीं होंगे? और क्या ऐसा करके हम अपने ही देश के दूर दराज से आए उन लोगों की रोजी रोटी पे लात नहीं लगा रहे जो पहले ही अपने अस्तित्व की लड़ाई कर रहे हैं? दादा कॉमरेड की गर्जना से पूरा ग्राउंड गूंज उठा था। मैंने पहली बार किसी मसले को इतनी संजीदगी से लिया था, पर मन में कई शंकाएं थीं, कई सवाल उठे थे। मन कर रहा था कि देश के और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के स्टूडेंट ऐसे क्यों नहीं हैं? होंगे, जरूर होंगे, पर शायद सिस्टम ने उनको खामोश कर दिया है। एक ऐसी सोच दे दी है कि क्या होगा इस विरोध से, क्या होगा इन धरनों से जिनसे सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी दादा कॉमरेड। इस कहानी में अब तक आपने सुना अजय को कैंपस में फोटो खींचते वक्त दादा कॉमरेड और साथियों के साथ बिताए हुए दिन याद आ रहे थे, और याद आ गई थी वो घटना जब दादा तमाम ढाबे वाले और चाय की रेहड़ी वालों के लिए भिड़ गए थे, भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। अब आगे। अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए मैंने कई जगहों की तस्वीरें लेके प्रोडक्शन हेड को भेज दिए। जगहें जिन्हें कभी मैं अपना मानता था वो आज जगहें बन गई थी मेरे लिए। कॉलेज होता है तो आप कितनी चीजों के मालिक होते हैं, लोगों को कितने फख्र से बताते हो कि ये सपोर्ट ग्राउंड हमारा है, ये ऑडिटोरियम हमारा है, ये हमारी कैंटीन है, और कॉलेज छूटते ही ये सब भी पराये हो जाते हैं। आज अपने कैंपस को अंदर से बहुत मिस कर रहा था मैं। काम बंद करके कुछ देर अकेले बैठने का मन हुआ, सो पास वाले पेड़ पे टेक लगा के बैठ गया और पुरानी बातें याद करने लगा। मुझे याद आया कि उस धरने के बाद मैं शाम को सीधे दादा कॉमरेड के कमरे पे गया था। वो कई लोगों से घिरे हुए थे, बातचीत चल रही थी। दादा, कैंपस में धरनों से क्या हो जाएगा, मुट्ठी भर लोग जमा हो जाते हैं बस, एक स्टूडेंट ने दादा से पूछा था। दादा कुछ देर तक खामोश रहे, फिर अपनी ढीली ढाली कमीज को ठीक करते हुए कहा, गलत चीजों का विरोध जरूरी है, भले ही सामने वाला उनको माने या ना माने। रही बात कैंपस में विरोध की और धरने की, सो हम अभी कॉलेज में हैं तो यहां आवाज उठाते हैं, जब बाहर होंगे तो वहां आवाज उठाएंगे। जब आवाज ही नहीं उठाओगे तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि कोई दूसरा विचार भी मौजूद है? मैंने भी डरते डरते एक सवाल पूछ लिया था उनसे, दादा, अगर विदेशी कॉफी की स्टॉल लगेगी तो काम तो हमारे लोग करेंगे ना, रोजगार तो मिलेगा ही उनको। दादा थोड़े से मुस्कुराए थे और मेरी तरफ देख के बोले थे, तुम सही हो जाए, पर बात यहां रोजगार की नहीं है, रोजगार के मालिकाना हक की है। सोचो, तुम्हें सिर्फ नौकरी ही तो मिलेगी, पर उसका मुनाफा सिर्फ एक कंपनी को होगा। हमारा प्रस्ताव अलग है। अच्छा, कितने सारे लोग हैं जो सड़कों के किनारे, गलियों में इल्लीगली, गैर कानूनी तौर पे चाय की रेडियां लगाते हैं, कभी पुलिस की तो कभी कॉर्पोरेशन की लात खाते फिरते हैं, फिर भी 2 रोटियों की तलाश में यहीं इसी शहर में सड़ रहे हैं। दादा ने मुझसे पूछ लिया था, दादा ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, तो बस अगर ये स्टॉल्स बजाय किसी बड़ी कंपनी के उन लोगों को दे दिए जाते हैं तो हम कितने लोगों को अधिकार के साथ रोजगार दे देंगे, उन्हें के भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अजय, हमारे देश में रोजगार की कमी नहीं है, बस रोजगार के अवसर समान करने होंगे। बातचीत खत्म हो गई थी, पर एडमिनिस्ट्रेशन ने दादा कॉमरेड की मांगें नहीं मानी थी। दादा भूख हड़ताल पे बैठ गए थे।
10वें दिन उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि डॉक्टर भी घबरा गए थे। स्टूडेंट्स अपने दादा की हालत देख के गुस्सा हो रहे थे। आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन को झुकना पड़ा था। दादा कॉमरेड ही थे जिनकी वजह से आज बबलू भैया का ढाबा सही सलामत था, वरना कोई ब्रांडेड रेस्टोरेंट चमक रहा होता यहां पे। यादें अजय को अंदर तक कुरेद रही थीं और निशान उसको बाहर से पड़ रहे थे। कुछ तो था यहां की मिट्टी में जिसने दुनियावी परतों को खुरशना शुरू कर दिया था। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी दादा कॉमरेड। इस कहानी में अब तक आपने सुना 12 साल बाद अपने कैंपस लौटा अजय अपने छात्र नेता और विचारक दादा कॉमरेड की बातें याद कर रहा था। उसको लग रहा था कि जैसे उसने अपने दादा को बीच में ही कहीं छोड़ दिया है। अब आगे। हल्के कदमों से चलते हुए अजय अपने हॉस्टल की तरफ हो लिया। एक बार वो उसको देख लेना चाहता था। हॉस्टल के बाहर पहुंच के देखा, लाल ईंटों की 4 मंजिला इमारत बिल्कुल वैसी की वैसी थी। हाँ, दीवारों पे लगी सोनलता की हरी बेल जरूर काफी बढ़ गई थी। सीढ़ियां चढ़ के अजय अपने कमरे की ओर बढ़ गया। दरवाजे पे ताला लटक रहा था। अजय वापस चल दिया। सीढ़ियों के सामने बालकनी से झांक के देखा, अरावली की पहाड़ियां नजर नहीं आए जो वहां से दिखा करती थीं। उनके सामने बड़ी बड़ी इमारतें उगाई थीं। अजय ने नीचे नजर दौड़ाई। हॉस्टल के सामने कुछ मजदूर काम कर रहे थे। गर्मी की चिलचिलाती धूप में उनके बदन से पसीना पानी सा बह रहा था। अजय को एक घटना याद आ गई। एक दफा ऐसे ही कैंपस के अंदर काम लगा हुआ था और एक मजदूर औरत काम करते करते बेहोश हो गई थी। सारे मजदूरों की खोज खबर रखने वाले दादा कॉमरेड को जब ये पता चला तो वो दौड़ते हुए आए थे। क्या हुआ इसे? बहुत धूप है ना दादा, सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, गर्मी लग गई इसे। उस मजदूर के लिए न कोई एम्बुलेंस थी न और कोई इंतजाम। अस्पताल तक ले जाते उस मजदूर औरत ने दम तोड़ दिया था। दादा अगले दिन भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। उनका मानना था कि यह मौत नहीं, हत्या है। इसका जिम्मा यहाँ के ठेकेदार को लेना होगा। इन मजदूरों की जिम्मेदारी आखिर उसी की है। उस ठेकेदार ने दादा को खरीदने की कितनी कोशिश की, पर दादा उसको झुका के माने, मुआवजे की रकम दिलवा के माने। शुरू में हम भी उनके साथ खूब लड़े, फिर धीरे धीरे नौकरी की फिक्र होने लगी, परिवार की फिक्र होने लगी। हम आंदोलन दिल में लिए निकल पड़े अपना पेट भरने, पर दादा कॉमरेड वहीं रह गए। वो कहते थे कि अभी यहाँ का काम ही खत्म नहीं होता, बाहर की कैसे सोचूं। ये कैंपस ही उनका परिवार था और यहीं उनकी दुनिया। मेरी आंखें भर आईं। मैं नीचे उतर आया। देखा तो दादा कॉमरेड डफली बजाते गुनगुनाते चले आ रहे थे। हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के खिलाफ, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के खिलाफ। मैं दौड़ के उनकी ओर भागा। दादा मैं अजय, आपका अजय दादा। दादा मुस्कुरा दिए। पहचाना नहीं था। उन्होंने एक तस्वीर जेब से निकाली और बोले, इसे जानते हो? भगत सिंह की तस्वीर थी। कैसी बातें कर रहे हैं दादा? हाँ, परसों इनकी जयंती है। कुछ मजदूरों के बच्चों को किताबें दिलवानी है। 5-5 रुपया हर एक से ले रहा हूं। मैंने 500 का नोट निकाल के उनके हाथ पे रख दिया। दादा बोले, भाई खुले नहीं है। अच्छा, तुम परसों प्रोग्राम में आ जाना। ये कह के दादा कॉमरेड आगे बढ़ गए और मैं वहीं खड़ा खड़ा जमीन में गड़ गया। तभी फोन बजा। मुंबई से था। अजय, लोकेशन अच्छे लगे, तुम शिमला चले जाओ, वहां काम बाकी है। सर, परसों तक नहीं जा सकता। क्यों, कोई जरूरी काम रह गया क्या? हाँ सर, बहुत जरूरी। फोन काट के मैं दादा की तरफ दौड़ गया था। दादा 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 कॉमरेड गाते चले जा रहे थे, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के खिलाफ।
बस